बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे इल्तमास कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो जनाब, बात हो रही है शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आजकल बड़े दो टोक और दबंग अंदाज में मुल्की मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और री इमेजिनिंग पाकिस्तान की एक पूरी सीरीज़ है एक सेमिनार्स की, उसके सिलसिले में उन्होंने कराची में खिताब किया और बहुत दो टोक और दर्द दिल वाली बातें कही हैं। क्या बातें कही हैं, क्या हल तजवीज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के इन मसाइल का, और बार बार एक ही बात, एक ही दावत देते हुए नज़र आ रहे हैं कि खुदा के लिए मुल्की मसाइल के लिए बैठ जाओ। और क्या हल तजवीज़ कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ में आवाज़ कौन मिला रहा है, उनका एजेंडा क्या है, और क्या चाहते क्या हैं, और आखिर उनकी आवाज़ सुनेगा कौन, और अभी तक क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इस सवालात के जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम जनाब ये इसका जायजा ले रहे हैं कि भी वो क्या कह रहे हैं। तो जनाब, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब बड़े नीट एंड क्लीन सियासतदान हैं, और एक उनके ख़ानदान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के हवाले से। उनके वालिद साहब हक़ान अब्बासी साहब भी वज़ीर रहे हैं, और बड़ी खिदमात हैं उनकी। और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, एक एयरलाइन को भी हेड करते हैं, और भी दो टोक अंदाज में बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, और गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब, मुल्क जिस सतह पर जा चुका है, जो मसाइल हमें दरपेश हैं, उसमें तनहा कोई एक पार्टी, एक जमात इन मसाइल से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकती। और इन वजूहात की बेस के ऊपर हमारा नौजवान पाकिस्तान से मायूस होकर बाहर जा रहा है। नौजवान इस मुल्क की बजाय किसी और मुल्क का इंतखाब कर रहे हैं। हमने इस नौजवान को क्या पैगाम देना है, किस तरीके से उसको समझाना है, और पाकिस्तान में रहने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या करना है। तो जनाब, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब एक बात कर रहे हैं कि इस मुल्क की तमाम जमातों को पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए आपस में बैठना होगा। और वो एक बात ये भी कर रहे हैं कि जनाब, इल्ज़ामात हमने कई लगाए, हमने एक दूसरी क़यादत को अंदर भी किया, थानों में बंद किया, जेलों में रगड़ा लगाया, लेकिन क्या हुआ? मुल्क के मसाइल जूं के तूं। और आखिर ये कब तक चलेगा कि एक हुकूमत इक़्तिदार में आती है और वो ये कहती है कि जनाब, इस मसाइल का सारा ज़िम्मेदार गुज़िश्ता हुक्मरान है, और जब कल की अपोज़िशन आज इक़्तिदार में आती है, तो फिर वो ये बात करती है कि जनाब, हमें जो मसाइल मिले हैं, वो हमें विरसे में मिले हैं, कि जनाब की साबिक़ हुकूमत की कारगुज़ारियों की वजह से आज हम मुश्किलात का शिकार हैं। इल्ज़ाम तराशी है, उसके बाद फिर इल्ज़ाम तराशी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके जवाब में वज़ाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन अवाम को क्या मिलता है? अवाम को महंगाई के थपेड़े मिलते हैं, अवाम को IMF के साथ मुज़ाकरात की एक नवीद सुनाई जाती है, और ये कहा जाता है कि अगर हमने ये मुश्किल फ़ैसले ना किए तो IMF हमें पैसे नहीं देगा। 2 बार ऐसा हो चुका कि IMF के तमाम मुश्किल फ़ैसले हमने इम्प्लीमेंट कर दिए, और मुसलसल इम्प्लीमेंट किए चले जा रहे हैं, और जो अप्रैल, मई और जून, जुलाई के अंदर जो बिल आने हैं, उसके अंदर जो एक तूफ़ान का, महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ सुनामी आएगा। उस सुनामी से निपटने के लिए हमारा ये मुतवस्सित तबका और गरीब आदमी किस तरीके से तैयार है। इसलिए हक़ान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब, खुदा के लिए बैठ जाओ, और मुल्क के मसाइल के हल के लिए कोई एक वे आउट निकालो। वे आउट उन्होंने कहा है कि जनाब, हम मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और मुश्किल फैसले हमारी हुकूमतें इसलिए नहीं करती कि उनका एक सियासी, उनको एक मामला होता है लेवरेज का, कि उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखना है। इसलिए मुश्किल फैसला नहीं किया जाता कि अगर हमने ये काम कर दिया तो हमारा वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत बारहा ये कहती है कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पे लगा दी है, हमने अपना वोट बैंक जो है वो खो दिया है, और अमलन हुआ भी ऐसे है। इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसा ही हुआ कि जाते जाते उन्होंने जो IMF के साथ मुज़ाकरात और मामलात और मुआहदे किए थे, जाते जाते जिस तरह उन्होंने उस पर अमल करना था, उसको उन्होंने रिवर्स किया, और उल्टा अवाम को जो है वो रिलीफ दिया। उसके बाद मौजूदा हुकूमत आती है, और इसके बाद ये जो सामने जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर मुश्किल फैसले क्या तनहा मुस्लिम लीग नून और PDM की क़यादत करने के लिए तैयार है? तो इसका जवाब यकीनन नहीं है। और क्या इमरान खान साहब मौजूदा हुक्मरानों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? तो इसका जवाब भी यकीनन ना में है, कि इमरान खान साहब के एक स्टांस है कि जनाब, मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। और बात जो है वो तोशा खाना के एक शोशा बना हुआ है, कि तुमने तोहफे लिए
تو وہ بھی پیچھے نہیں ہے. تو ساری کی سیاست جو ہے ایک دوسرے کی الزام تراشی کے اوپر ہی چل رہی ہے، اور ایک ایجیٹیشن کی سیاست ہے، الزام تراشی کی سیاست ہے. تو ایسی تمام تر صورتحال کے اندر شاہد حقان عباسی کا یہ خیال ہے کہ موجودہ سیاسی نظام اس قابل نہیں رہ گیا کہ جو کچھ اس نظام کے ساتھ ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں کیا ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو کیا نظام وہ تجویز کرتے ہیں، اس کا میرا خیال ابھی تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیا اس نظام کے ذریعے ان کو کوئی امید ہے؟ تو جس کا جواب نہ میں ہے. کون سا ایسا نظام اس ملک کے لیے آئے کہ جو اس ملک کو آگے لے کے جائے، جس کی کوئی سیاسی سٹیکس نہ ہو، جو مشکل فیصلے کرے اور اصل میں وہی ریاست بچانے کے فیصلے ہوں گے؟ تو کیا یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں شاہد حقان عباسی کی شکل میں، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی شکل میں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو آج یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب اس نظام کی جگہ پر کوئی ایسی چیز آئے. اب اس کے لیے بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جناب کو ٹیکنوکریٹس کی حکومت بن جائے. تو ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا راستہ کیا ہے؟ کیا آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کہ جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کا بوریا بستر گول کر کے کوئی راستہ نکلے اور کوئی نئی حکومت آئے؟ تو اس کا جواب تو نہ تو میرا خیال ہے شاہد حقان عباسی صاحب کے پاس ہے، لیکن ایک چیز تو ہو سکتی ہے کہ تمام تر سیاستدان، سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بلا کر ملک کو آگے لے جانے کے لیے کہ آخر اسی نظام کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اگر اس نظام کی جگہ کسی اور نظام نے آنا ہے تو کس طریقے سے آنا ہے. تو ایک اتفاق کے رائے ضروری ہے. اگر سیاست ہوگی یا سیاست اگر کرنی ہے تو ریاست کے بل بوتے پہ ہوگی. ریاست مضبوط ہوگی تو سیاست بھی چلتی رہے گی. تو ابھی میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر سیاست کو پاز لگا کر اگر ریاست بچانے کے لیے کوششیں کی جائیں، اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی جائے، تو ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہت جلدی کرنا پڑے کہ شاید اب تاخیر جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے. تو اس لیے شاہد حقان عباسی صاحب نے ڈائریکٹ کہا کہ جناب براہ راست ذمہ داری آصف علی زرداری کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، نواز شریف صاحب کی ہے، اور عمران خان صاحب کی ہے کہ جناب آئیے مل کے بیٹھیں اور کوئی حل تلاش کریں کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے ہے. تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں کے اندر ہوتا کیا ہے. کیا ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس معاملے کو واقعی سیریس لیتی ہے، یا شاہد حقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر یا مفتاح اسماعیل صاحب اسی طریقے سے شور مچاتے رہیں گے اور ان کی بات سنی نہیں جائے گی اور پھر یہ مایوس ہو کے تھک ہار کے بیٹھ نہ جائے. تو انتظار، امید ابھی باقی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس امید کا ہاتھ کون پکڑتا ہے.